हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए, हम इस वीडियो में एमसीक्यूज़ तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपके सामने यहाँ पे कोई क्वेश्चन आए इस टॉपिक से तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। ठीक है, देखें, हम आज जो इसमें बात करने वाले हैं, हम 20 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। इसी लेक्चर पे कल हम पार्ट सेकंड भी लाएंगे। आज आप पार्ट फर्स्ट देख लें, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके JKSSB सुपरवाइज़र, पटवारी, JKS नायब सिलदार, फॉरेस्ट गार्ड, JKP कंस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके जी, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स यूजिंग अप द शुगर मेड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड टर्निंग देम इनटू एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स क्या करते हैं, यूजिंग करते हैं शुगर्स को, फिर मेड थ्रू किससे बनती है, फोटोसिंथेसिस से, फिर उसको ये टर्न करते हैं एनर्जी में, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ये कौन सा प्रोसेस होता है? ऑप्शन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बताइएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, रेस्पिरेशन। देखिए, हमारे पास क्या होता है कि रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स यूजिंग अप द शुगर्स मेड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड टर्निंग देम इनटू एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। तो प्लांट के केस में इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कहते, इनको कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर था। तो आपने यही आंसर दिया होगा। अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है, ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, तो ये आपने इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। ओके, और नोट कर लेना है अगर आपने नहीं लिखी हुई। देखिए, एक बात है, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ यहाँ पे, अगर आप समझ पाएँ तो अच्छी बात रहेगी। देखिए, हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये जाते हैं किसके अंडर गोज जाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में। किस में जाते हैं ये, सेलुलर रेस्पिरेशन में। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं इनके केस में, तो इनमें दो टाइप्स होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। एक होता है डार्क रिएक्शन, ओके, और एक होता है फोटो रेस्पिरेशन। डार्क रिएक्शन जो होती है ना, डार्क रिएक्शन प्लांट के केसेस में, डार्क रिएक्शन जो होती है, द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन में अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। जो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लाइट में टेक प्लेस करती है उसको कहते हैं हम डार्क रिएक्शन। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रिक्टली अकर अंडर द एक्शन ऑफ लाइट। फोटो का मीनिंग क्या होता है, लाइट। जो लाइट के केस में यानी लाइट की प्रेजेंस में जो टेक प्लेस करती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं ये अंडरगोज जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। उसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। आपको वो पूछ सकता है वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं। सबसे पहले एक होती है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ये आप याद रखना। और दूसरी स्टेज हमारे पास होती है क्रैब साइकिल। क्या होती है, क्रैब साइकिल। इसके अंदर जो स्टेजेस आती हैं, फिर हमारे पास एक और होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव। आप ये नोट कर ले, पूछ सकता है कौन सी 3 स्टेजेस होती है। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है एक, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ओके, इतना आपने याद रखना है। क्लियर, ये 3 स्टेजेस थी हमारे पास जो हमारे पास प्लांट्स अंडरगोज जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और जो हमारे पास क्रैब साइकिल होती है ये सेकंड स्टेज होती है इसमें। और थर्ड स्टेज जो होती है वो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, जो अक्कर करती है इन द इनर मेम्ब्रेन। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा। ग्लाइकोलिसिस पहले देख लेते हैं। देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस मैंने कहा जी पहली स्टेज होती है। क्या होती है, पहली स्टेज। ओके, ग्लाइकोलिसिस क्या है, फर्स्ट स्टेज होती है। ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज़ तो हम डिस्कस करेंगे, 20 एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट स्टेज होती है किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन की। किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन की। ओके, इतना आपने याद रखना है। फिर इन विच, इसमें क्या होता है कि जो टेक प्लेस करती है इनसाइड किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो क्रैब साइकिल है ये हमारे पास जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है, ये टेक प्लेस करती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी इन द एन एरोबिक कंडीशन में। अब हम वो भी बात करेंगे एन एरोबिक क्या होता है, ए एरोबिक क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती हैं आगे। ठीक है, इतना आपको पता चल गया ग्लाइकोलिसिस के बारे में, हाँ जी समझ चल गई। उसके बाद हमारे पास होता है क्रैब साइकिल। क्या होता है जी, क्रैब साइकिल। देखें, क्रैब साइकिल की जब बात करते हैं ना, क्रैब साइकिल सेकंड स्टेज होती है। कोई भी आपसे पूछ ले, सेकंड स्टेज होती है किसकी, ए एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी,
एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है। और ये अकर करती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये भी किसके अंदर टेक प्लेस करती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। इतना आपने याद रखना है। ओके, तीसरा मैंने आपको कहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, देखें बहुत सारे आप कहते हैं सर आप पीडीएफ दे दो, लेकिन आपको ये पीडीएफ में ये चीज़ें थोड़ी ना मिलेंगी पूरी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। तो इसका मतलब ये लास्ट स्टेज होती है। क्या होती है? लास्ट स्टेज। तो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये लास्ट स्टेज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, लेकिन ये अकर करती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। किसके थ्रू? विया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। और ये किस कंडीशन में होती है? इट आल्सो अकर इन एरोबिक कंडीशन में होती है। क्लियर? इतनी चीज़ें समझ आ गई आपको? आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे भी समझाऊंगा, लेकिन पहले हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेलुलर रेस्पिरेशन दैट प्रोसीड्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस का मतलब यानी इस ऑक्सीजन की कमी की जो बगैर हमारे पास रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है उसको क्या कहते हैं? ए एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी बोथ है एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है एनएरोबिक। एन का मीनिंग क्या होता है जी? एब्सेंट होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? दैट प्रोसीड्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको कहा था ना दो होती है, एरोबिक एनएरोबिक। तो अब यहाँ से आपको समझना है कि एनएरोबिक जो होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी की, जो मतलब मौजूदगी में नहीं होती, इसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन दैट प्रोसीड्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया आपसे द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रीसेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या आ गया? प्रीसेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जामिनर ये क्वेश्चन बनाता है ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड एरोबिक एनएरोबिक बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रीसेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं जी एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉट एन। इसका मतलब है ए ई वाला। ठीक है, एक ए एन होता है, एक ए ई होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ए एन का मतलब एब्सेंट होता है, ए ई का मतलब यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक प्लेस करेगा। उस इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए मैंने आपको समझाए थे ना वो 3 स्टेजेस, उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा और समझा दूँ। उसके बाद क्या होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो कुछ एनर्जी होती है वो डिसिपेट्स होती है। डिसिपेट्स का मतलब होता है स्प्रेड होती है एज हीट के तौर पर। ओके, और वाइल सम एनर्जी जो होती है वो हार्नेस्ड होती है। हार्नेस्ड का मतलब होता है यूज़ होती है बाई ये प्लांट्स फॉर द ग्रोथ प्रोसेस। तो ये आपने याद रखना है। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर जो होती है ना, ये हमारे पास स्टोमेटा लेंटिसेल्स के थ्रू होती है। स्टोमेटा ये आर्गन पूछे जाते हैं आपसे कि इसके आर्गन कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेशन के प्लांट्स में। स्टोमेटा होता है और लेंटिसेल्स होते हैं, LENTICLES। ये आपने नोट कर लेना है। 2 पॉइंट हो गए। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्पेसिफिक पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस लेयर ऑफ द लीव्स और स्टेम्स में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। लीव्स और स्टेम्स में ये एक एपिडर्मिस लेयर में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्टोमेटा वहाँ पे पाया जाता है। और स्टोमेटल पोर जो होते हैं ये बनते हैं बाय द बीन शेप्ड, जो हमारे पास क्या होते हैं, गॉड सेल से। बीन शेप्ड गॉड सेल से ये स्टोमेटा बनता है। किससे बनता है जी? बीन शेप्ड गॉड सेल से बनता है। ओके, ये आपने याद रखना है। जो प्रमोट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है ना हमारे पास स्टोमेटल पोर की ड्यूरिंग द गैशियस एक्सचेंज के दौरान, तो ये उसको क्या करता है? प्रमोट करता है। क्लियर? फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो एक्सचेंज अक्कर होती है वो ड्यूरिंग डे टाइम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है ना ये एक्सचेंज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट क्या करते हैं हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए इनका ओवरऑल प्रोसेस सारा। फिर लेंटिसेल्स क्या होता है? लेंटिसेल्स का मतलब होता है हमारे पास की पार्ट विच अपीयर्स, जो अपीयर्स होता है एज ए पोर इन द वुडी ट्रंक ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री में। जो वुडी ट्रंक होता है ना हमारे पास, वहाँ पे ये हमारे पास अपीयर होता है। लेंटिसेल्स की बात कर रहा हूँ, इन द वुडी ट्रंक ऑफ ए बार्क ऑफ ए ट्री। ओके, और लेंटिसेल्स भी अलो करता है गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड द इन्वायरमेंट के बीच में। एक फ़र्क है कि ये क्या करता है? एक्सचेंज करता है बिटवीन द सेल्स के बीच में, गैशियस एक्सचेंज एंड इन्वायरमेंट के बीच। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे कि हमने बात करी स्टोमेटा एपिडर्मिस लेयर में होता है, लेंटिसेल्स जो होते हैं ये हमारे पास पेरीडर्म ऑफ स्टेम में होते हैं। कहाँ पे? एक लेयर होती है जिसे पेरीडर्म बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, पेरीडर्म बोला जाता है, पेरीडर्म ऑफ द स्टेम में होता है एंड अलोज करता है गैशियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इतना आपने याद रखना है लेंटिसेल्स के बारे में। क्लियर? समझ आ गई यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
व्हाट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है प्लांट्स के? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। स्टोमेटा इन लीव्स, या फिर लेंटिकल्स, या फिर रूट हेयर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डियर वंस, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्लांट के। स्टोमेटा लीव्स में, लेंटिकल्स और रूट हेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? अभी मैंने समझाया भी था, यहाँ भी बात कर लेते हैं। इट्स प्राइम फंक्शन इज टू एक्सचेंज द गैसेज बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द पोर्स इन द लीव्स। इट असिस्ट इन इरेडिकेटिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स, या इट रिमूव्स ऑक्सीजन एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं स्टोमेटा के, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। इसका प्राइम फंक्शन होता है एक्सचेंज करना गैसेस को, क्लोजिंग एंड ओपनिंग करना पोर्स का इन द लीव्स में, असिस्ट करना इरेडिकेटिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स, और इट रिमूव्स ऑक्सीजन एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इतना समझ आ गया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश अलोज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर के बीच में एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द ऑर्गन के बीच में कौन एक्सचेंज करता है गैसेस को? लेंटिकल्स, स्टोमेटा, लीव्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या है? लेंटिकल्स। जो लेंटिकल्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं? अलो करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके बीच में? एटमॉस्फेयर के बीच में एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द ऑर्गन के बीच में। अब आपने समझना है, मैंने आपको ऑर्गन आराम से समझा दिए कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अब क्वेश्चन गलत नहीं करना है किसी भी सूरत में। ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डैश इज ए प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है, पाइरूवेट बनता है, एथिलीन बनता है, लैक्टोस बनता है। देखिए, जब बात की जाती है प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनता है मैलिक एसिड। आपसे पूछा जाएगा मैलिक एसिड क्या होता है? ये एक की एंजाइम होता है जो रेगुलेटिंग करता है मैलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को और कैटेगराइज करता है रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोलाइजेशन ऑफ हमारे पास लेशन ऑफ मैलिक एसिड, और एंड इट इज आल्सो one of the important enzyme in plant metabolism and is involved in multiple metabolic processes। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था मैलिक एसिड। देखिए, मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं। प्लांट रेस्पिरेशन साइकिल जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि प्लांट्स को रिक्वायर्स होती है 24 आवर डे एंड नाइट टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन ये कैरी करते हैं ना, वो ग्लूकोज की होती है। किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। किस में होती है? इनटू बाई प्रोडक्ट्स में। बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं यार? वो हमारे पास होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, ओके, एंड वाटर होता है विद द रिलीज ऑफ हाई एनर्जी, ठीक है। और वाटर होता है इसमें हमारे पास, यह याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं प्लांट रिक्वायर करते हैं 24 आवर्स डे एंड नाइट टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू बाई प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे मैंने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, विद द रिलीज ऑफ हाई एनर्जी, ओके। और जो एक प्लांट होता है ना हमारे पास, एक प्लांट प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज जो प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन, ये ड्यूरिंग द किसके दौरान करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान करता है। ये आपको पता होना चाहिए, आपने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा है। बाय द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब क्या होती है? कन्वर्शन होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, किस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे एक हमारे पास बनता है, एक आपको फार्मूला पूछा जाता है यहाँ पे, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला बनता है ना, प्लस O2। उसमें ये एक साइकिल चलती रहती है जिसमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होती है, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की एक साइकिल चलती है। तो उसमें आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। जो रेस्पिरेशन होती है ना प्लांट्स के अंदर, ये एक प्रोसेस है दैट स्पॉन्टेनियसली अकर द होल डे, पूरा दिन होता रहता है। बट फोटोसिंथेसिस ओनली जो होती है, ये हमारे पास ड्यूरिंग द डे टाइम होती है, अंडर द सनलाइट के दौरान। फोटो का मतलब ही क्या है? हमारे पास सनलाइट से जो होती है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। फिर एक चीज़ है, ये रेस्पिरेशन रेट होता है ना प्लांट का, ये हायर होता है ड्यूरिंग नाइट में। क्या? ड्यूरिंग नाइट। इसका जो इक्वेशन बनता है एग्जाम में, कि जो रेस्पिरेशन रेट होता है प्लांट का, ये हायर कब होता है? ड्यूरिंग नाइट होता है, एज द फोटोसिंथेसिस, जो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि नहीं होती। अब सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट में मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट था, 3 स्टेप्स बताए थे। तो हमारे पास जो हमारे पास मेजर पाथवे से ऑक्सीडाइज करने के ग्लूकोज को एनर्जी में, वो हमारे, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज इंटू एनर्जी ऑक्सीडाइज होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है? वो ATP की फॉर्म में होता है। ये ATP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, तो ATP की
फुल फॉर्म होती है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और पूछी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जो इन प्लांट्स जो एटीपी बनती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, वो एक्ट करती है एज ए एनर्जी करेंसी की तरह। किस तरह एक्ट करती है, एक्ट एज एनर्जी करेंसी की तरह, जो हेल्प्स करती है फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सेल्स में। और उसमें मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस बताया, क्रेब्स साइकिल बताया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बताया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो जो कम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन होती है ना ग्लूकोज की, वो होती है इंटू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कितने मॉलिक्यूल्स में, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में। फिर ग्लाइकोलिसिस भी एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस प्लांट के केस में होता है तो ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की बाय एंजाइम रिलीजिंग एनर्जी एंड पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज is particularly broken down by the cell enzyme cell in enzyme reaction that do not need oxygen called glycolysis, cyclosis, both hand भी none of these। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लाइकोलिसिस। जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की बाय एंजाइम रिलीजिंग एनर्जी एंड पायरुविक एसिड से। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है इन विच ग्लूकोज शुगर यानी पार्शली ब्रोकन डाउन होती है बाय द सेल इन एंजाइम रिएक्शन में दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन, उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 3 एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं ग्लाइकोलिसिस के। ऑप्शन ए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो 3 एंड प्रोडक्ट होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो ये तीनों के तीनों होते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो गलत नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटीपी, यानी कि जो एटीपी बनती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनती है यूजिंग केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स सच एज शुगर्स इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मेनी ऑफ इट्स स्टेप्स हैपन इनसाइड द डैश। और बहुत सारे इसके स्टेप्स कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, नन ऑफ दीज। अगर आपने मैंने जो अभी आपको समझाया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है एटीपी बनाने का यूजिंग केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल सच एज शुगर्स की बात करें, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है एंड मेनी ऑफ इट्स स्टेप्स हैपन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपने याद रखना है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो हमारे पास डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम क्या था, जिसने सबसे पहली बार इसको देखा। जो एक सेल ऑर्गेनेली है, तो आपने इसके बारे में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश साइकिल इज ए चेन ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक साइकिल है, चेन है, रिएक्शंस है जो अक्कर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, थ्रू विच ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन और इट यूजेज ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट। क्रेब्स साइकिल होती है, हैप्लोनिटिक साइकिल होती है, डिप्लोनिटिक या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। क्रेब्स साइकिल होती है, एक चेन ऑफ रिएक्शन होता है जो अकरिंग करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, थ्रू विच ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में, और ये यूज़ करती है ऑक्सीजन को और गिव्स आउट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा तो क्रेब्स साइकिल इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2-4 बार आ चुका है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में टेक प्लेस करती है। इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, जीरोथर्मिक या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है ये टेक प्लेस करती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो रिलीज करती हैं एनर्जी को उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया डैश इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्टोमेटा डिफ्यूजेज इनटू द लीव्स एंड फाइनली इनटू द सेल्स। क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के लिए, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है स्टोमेटा से वो डिफ्यूज होती है लीव्स में और फाइनली वो सेल्स में जाती है। डिफ्यूजन होता है मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्टोमेटा डिफ्यूजेज इनटू द लीव्स एंड फाइनली इनटू द सेल्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है यीस्ट की उसे क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है इसे, फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन रिमूविंग और डिमिनिशिंग ए फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज हीट और लाइट। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि हम एक्सटिंक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं, डिमिनिश करते हैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो मतलब इस प्रोसेस में जिसमें क्या होता है कि रिमूविंग होती है, डिमिनिशिंग होती है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें हीट एंड लाइट जो होती है वो हमारे पास रिमूव और डिमिनिश हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? क्वेंचिंग, फोटोलाइसिस, क्वेंचिंग, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना, इसको कहते हैं क्वेंचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शिंग, रिमूविंग और डिमिनिशिंग ए फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज हीट और लाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो इसको याद रखना, क्वेंचिंग कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द ग्रीन पिगमेंट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय। सबसे पहली बार जो हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है ये पहले आइसोलेट किसने की, ये पूछा है, और नेम्ड किसने दिया इसको? जोसेफ बाइनीमी कैविनेटो या फिर पायरी जोसेफ पेलिचर, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर फ्रेंड्स बोथ एंड बी। ये क्वेश्चन एसएससी में 3 बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोनों के दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देखिए, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपसे पूछा गया फोटोसिंथेसिस का क्या होता है? स्टार्च, सुक्रोज, फास्फोग्लाइसरिक एसिड, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास फास्फोग्लाइसरिक एसिड होता है। ये अगर हम बात करते हैं ना इसके बारे में, फास्फोग्लाइसरिक एसिड इज द, इसमें क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड, 3 फास्फोग्लाइसरेट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं शुगर, यानी कि शुगर फास्फेट होती है, अमीनो एसिड होते हैं सुक्रोज एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपने याद रखना है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड जो होता है ये हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी लाइट जो है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, सन लाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ग्रीन लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। कि सोलर एनर्जी जब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है तो वो किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स में, या पैरऑक्सीसोम्स में। तो याद रखना, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस से होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन दिस प्रोसेस हैपेंस इन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया में ये प्रोसेस हैपेंस होता है। और अगर हम बात करते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड इट ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया यहाँ पे, डैश इज द प्रोसेस टू चेंज इन डे लेंथ दैट इनेबल्स प्लांट टू अडेप्ट टू सीजनल चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। पूछा गया है कि ये डैश इज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन डे लेंथ दैट इनेबल्स प्लांट टू अडेप्ट टू सीजनल चेंज इन द इन्वायरमेंट। फोटो जो हमारे पास पेरिडिज्म या फिर ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फोटो पेरिडिज्म जो है इज द रिस्पॉन्स टू चेंज इन डे लेंथ दैट इनेबल्स प्लांट्स टू अडेप्ट टू सीजनल चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। होप आपको बहुत सारा इसमें सीखने को मिला होगा। ये पार्ट फर्स्ट था, इसी टॉपिक पे कल फिर हम क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए कर देना। ठीक है, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।